नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। पिछले कुछ समय के भीतर ही कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ है, ऐसा घटना चक्र हुआ है, जिसने एक बार फिर ये सिद्ध कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय आने पर जो ब्रह्मास्त्र चलाते हैं, जो अस्त्र चलाते हैं, उसकी काट किसी के पास होती नहीं है। पहलगाम के बाद हमने देखा था 6-7 मई की रात को भी और 9-10 मई की रात को भी पाकिस्तान के होश पाख्ता हो गए थे, और केवल पाकिस्तान के नहीं हुए थे, अमेरिका तक हिल गया था। क्योंकि किराना हिल्स में और नूर खान एयरबेस में उसके कुछ एसेट्स रखे हुए थे, जिसका किसी को पता हो या ना हो, पर हमले के बाद और जब ये दोनों जगह तबाह हो गई, तो अमेरिका की कुल मिलाकर के जो हरकतें सामने आई, उसने पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिया कि वहां इनकी पूंछ दबी हुई थी, जिस पर मोदी जी का पैर पड़ गया। अभी हाल की अगर हम घटनाओं का जिक्र करें, तो जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की विदाई हुई है, जिन हालातों में विदाई हुई है, और अभी और क्या क्या होना है किसी को पता नहीं है। पर आप एक बात जरा याद करिए, 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देशवासी तैयार रहें, बहुत बड़े फैसले होने वाले हैं। और तब किस तरह की बातें कही जा रही थी इनकी सरकार के बारे में? अरे ये तो 240 एमपी वाली अल्पमत सरकार है, कभी भी रेत की दीवार की तरह भर भरा करके गिर जाएगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि 2014 और 2019 की सरकारों के मुकाबले ये कोई कमजोर सरकार का नेतृत्व नरेंद्र मोदी इस समय कर रहे हैं? मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपके जाने पहचाने लेखक, पत्रकार, जिनके पास 50 साल का पत्रकारीय अनुभव, और चिंतक मनीषी भाऊ तोरसेकर जी। तो भाऊ को जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भाऊ, बहुत स्वागत है। नमस्कार। भाऊ, जो कुछ हुआ है पिछले कुछ दिनों में, डोनाल्ड ट्रंप की हम अभी छोड़ दें, उनकी चर्चा बाद में कर लेंगे अगर समय होगा। 24-25 बार एक ही उनका ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है कि मैंने ये कराया, मैंने वो कराया। लेकिन अगर जो इस घटनाक्रम की हम बात करें, उपराष्ट्रपति की विदाई जिस तरीके से हुई, और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो उनके पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थे, ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड का और मालदीव की यात्रा 4 दिन की, उसमें कोई संशोधन नहीं किया। ये ऑपरेशन भी किया और दोनों देशों की यात्रा करके आज शाम को उनकी स्वदेश वापसी भी हो रही है। ये बताता है कि वो कितने कॉन्फिडेंट हैं। तो मैं मोदी जी के कॉन्फिडेंस की बात नहीं करूंगा। मोदी जी जिन पर भरोसा करते हैं उनका कॉन्फिडेंस आप समझ लीजिए। हर बात में मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया, वो तो हम बोलते आए, अभी तो पूरा मीडिया, दुनिया का मीडिया बोल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जिस आराम से बिंदास होकर ये ब्रिटेन और मालदीव के दौरे पर निकल गए, यात्रा पर निकल गए, तो इनको चिंता नहीं थी कि भाई ये धनखड़ के इस्तीफे पे बाद जो कुछ राजनीति बन रही है, बिगड़ रही है, समर रही है, इसका नतीजा क्या होगा, उसकी चिंता नहीं थी। देखो, डेमोक्रेसी में हर सरकार, जो प्रधानमंत्री होता है, जिसकी सरकार बनती है, जिसके नाम से सरकार बनती है, वो हमेशा अपने मेजॉरिटी के लिए चिंतित होता है। उसको बहुत पैतरे आजमाने पड़ते, तिकड़म करने पड़ते। लेकिन ये अजीब प्राइम मिनिस्टर है जो
2 बार मेजॉरिटी लाने के बाद, तीसरे बार मेजॉरिटी गंवाने के बाद भी इतना आक्रामक है कि अब उसको फिक्र नहीं है कि भाई सरकार गिरेगी, चलेगी। आपको याद होगा 4 जून 2024 को जब नतीजे सामने आ गए और 400 पार बोलने वाले जो बीजेपी वाले नेता थे, उनकी तो बोलती बंद हो गई थी। और मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी से लेकर हर कोई जो एंटी मोदी है, वो तो बोला अभी तो इनको खैरात पर जीना पड़ेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे तो यहां तक बोल गए कि अभी हम सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेंगे, यानी मैंडेट उनको मिली ऐसा बोल रहे थे, जबकि एनडीए के पास 293 यानी क्लियर मेजोरिटी गठबंधन की थी, जिसके लीडर मोदी थे। मोदी के नाम पर इतने लोग चुनकर आए थे, फिर भी इनका कॉन्फिडेंस देखो। हम अभी दावा नहीं पेश कर रहे। 1 साल में मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर सबसे बड़ा बदलाव आया है तो यही लोग भूल गए कि मोदी जी अल्पमत की सरकार चला रहे, गठबंधन की सरकार चला रहे, अपनी पार्टी के अल्पमत की सरकार चला रहे। लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से चला रहे, उसका कारण सवाल ये नहीं है। मैंने बार बार आपके या संजय दीक्षित के प्रोग्राम में एक बात बोली है कि ये असल इंडियन है, असल भारतीय है। और असल भारतीय का मतलब होता है कि वो संकट क्या है उसकी चिंता नहीं करता, उससे मैं कैसे निकल पाऊंगा ये सोचता है। ये सोचने का तरीका है। तो 303 हो, 282 हो, 240 हो, इससे कोई मतलब नहीं, उससे मैं निकलूंगा कैसे। और यही उन्होंने करके दिखाया कि आज उनको फिक्र नहीं है कि सरकार गिरेगी, गिरनी है तो गिरने दो। ये जो कॉन्फिडेंस वो इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा जब अमेरिका के साथ मनमोहन सिंह ने जो एग्रीमेंट किया था, उसके बाद क्या हुआ था, कितनी दौड़ धूप हुई थी, करोड़ों की लेन देन हो गई थी। सरकार बचाते बचाते मनमोहन सिंह का दम निकल गया था। और ये इंसान देखो कि वाइस प्रेसिडेंट जो आपने बनाया उसको, फिर भी वो निकल गए। 21 तारीख को शायद मेरा ख्याल है 21 की रात को कभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया, और ये तो 48 घंटे बाद निकल गए। और पार्लियामेंट का सेशन जारी था, कुछ भी हो सकता था। ऐसा नहीं कि 15 दिन बाद 20 दिन बाद पार्लियामेंट का सेशन है, अभी अभी कुछ हो गया तो इनके डर में चुटकी भर भी उनके दिमाग में डर नहीं था कि सरकार चलेगी या नहीं चलेगी। और ये बात मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि आज मोदी पर बोलना जरूरी नहीं, मोदी के जो पिछले 10-12 साल से जो साथी उन्होंने जुटाए, पूरी की पूरी सरकार देखो, पूरी की पूरी सरकार, राजनाथ सिंह है, मोदी है, नड्डा है और बाकी सब लोग हैं। कुछ तो प्रेमा खांडू होगा या हेमंत बिश्वा शर्मा होगा, हमारे देवेंद्र फडणवीस हो गए, योगी जी हो गए, ये और केंद्र के मंत्री मिलाकर देश चला रहे। मोदी जी को देश कैसा चलेगा, इंटरनल पॉलिटिक्स क्या होगी, इसकी चिंता नहीं है, क्योंकि इन्होंने पिछले 10 साल में जिस ढंग के साथी इकट्ठा किए, उनको देश कैसा चलेगा उसकी फिक्र नहीं है। दुनिया में देश का दबदबा कैसे बनाए उसकी चिंता में वो रहते, उसकी दावपेच खेलते रहते। वो तो धनखड़ वगैरह बिल्कुल छोटी, मल्लिकार्जुन खड़गे वगैरह बिल्कुल छोटी बात है। और इसलिए अगर चर्चा करनी है तो धनखड़ का मामला इन बाकी मोदी के साथियों ने कैसे निपटा, इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। जरूरी मोदी जी को, आपको याद होगा कि बीच में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए पहले डोभाल गए थे, बाद में जयशंकर और राजनाथ सिंह गए, मोदी जी गए भी नहीं। लेकिन जो मसौदा बना था उस पर सिग्नेचर तो ना करके आंखें उठाकर राजनाथ ने दिखाई, जयशंकर ने दिखाई, वापस लौट गए। दूसरी बार जयशंकर गए तो उनका स्वागत करने के लिए खुद 20 दिन से गायब था वो शी जिनपिंग सामने आ गया। तो मोदी जी उस पर लगे हुए ना, देश के अंतर्गत धनखड़ क्या करता है। और ये यानी कि बात ये होती है कि राहुल गांधी रोज चिल्लाता है
अरे किसके साथ चिल्ला रहा है तू? आप 2020 में नहीं हो, आप लिमिटेड ओवर्स में नहीं हो, आप टेस्ट मैच में नहीं हो, आप गली का क्रिकेट खेल रहे हो और चैलेंज कर रहे हैं गावस्कर को, विराट कोहली वगैरह वगैरह। इतना इन्होंने अपना मजाक बना लिया और उनकी सराहना करने वाले पत्रकार उसी कारण से मजाक का कारण बन चुके। अगर धनखड़ का मामला हमको देखना है तो हमको चर्चा करनी पड़ेगी मोदी जी के साथियों पर, ना कि मोदी पर, क्योंकि इसमें मोदी कहीं भी मुझे दिखाई नहीं देते। मोदी कहते हैं कि ये तो मेरे साथी निपट लेंगे, इसमें मेरा दिमाग और मेरा टाइम खर्च करना गलत होगा। हाँ, अप्रैल में जब वक्फ पर दोनों सदनों में चर्चा के बाद उसको पारित किया जा रहा था, तब भी मुझे याद है जब एक सदन में पारित हुआ, प्रधानमंत्री देश में थे, लेकिन जब दूसरा सदन उसको पारित करने वाला था तो प्रधानमंत्री थाईलैंड और श्रीलंका की यात्रा पर निकल गए थे और रात को 2-2 बजे तक, 2:30-2:30 बजे तक सदन बैठे, उस पर चर्चा हुई, जिसको जो बोलना था बोले और फिर मतदान हुआ और दोनों सदनों में पारित हुआ। वक्फ को लेकर के भी तमाम तरह की बातें कही जा रही थी, नायडू धोखा दे देंगे, नीतीश भी दब जाएंगे, चिराग ये हो जाएगा, ये सरकार तो इसी पर गिर जाएगी। लेकिन वो कॉन्फिडेंस उनका तब भी दिखाई दिया था कि विदेश यात्रा पर निकल गए थे। नहीं, मुझे उसमें कोई अजीब बात नहीं लगती। मैं जितना मोदी जी को जानता हूं या जानने की या समझने की कोशिश करता हूं, मैं आपको याद दिलाता हूं कि 2019 का चुनाव खत्म होने के बाद, और मैं ये खुद के यूट्यूब वगैरह चैनल बनाने के पहले की बात है, उससे 5 साल पहले की बात है, शायद सॉरी 2-3 साल पहले की बात थी। 19 का चुनाव के नतीजे आ गए और मराठी में थिंक बैंक नाम का एक यूट्यूब चैनल है, मेरा वीडियो आपको उधर भी मिलेगा, आज भी है। तो उन्होंने पूछा था कि मोदी 2.0 कैसे चलेगा। तो मैंने उनको बोला था, ये मोदी 2.0 नहीं है, 2.0 नहीं है, ये देश के बारे में आप पूछ रहे हो तो ये अमित शाह 1.0 है। यानी कि देश का जो मामला है, पूरा देश चलाना है, देश का अंतर्गत पॉलिटिक्स चलानी है, वो अभी अमित शाह चलाएंगे। अब देश के लिए प्रैक्टिकली 2 प्राइम मिनिस्टर है, दिखाने के लिए एक है। तो अमित शाह की एक सरकार होगी जो देश का कारोबार देखेगी और मोदी जी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में डूब जाएंगे। और देखो 5 साल में क्या हो गया, मैं आज नहीं बोल रहा हूं, मेरा वीडियो आपको मराठी में 5 साल पहले, 6 साल पहले का मिल सकता है। तो बात यह है कि जिस ढंग से देश चलाना है उसका ढांचा बनाने में पहले 5 साल गए थे, उसके बाद अमित शाह पिक्चर में आ गए। वैसे तो 80 में से 71 सीटें यूपी से जीत कर लाए थे अमित शाह, उसी वक्त केंद्र सरकार में आ सकते थे, लेकिन आए नहीं। उन्होंने पार्टी की प्रेसिडेंटशिप ली और पॉलिटिकली पार्टी को पक्का किया। पार्टी के जड़ें जमीन से इतनी जुड़ी है, उसके बाद 5 साल अमित शाह आ गए और ये काम उस पर छोड़कर मोदी जी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चले गए। तो आज धनखड़ जैसे जो लोग हैं या जो कुछ कोई मोदी को हैरान करना, परेशान करना चाहते, ये सब चीजें समझ लेनी चाहिए, वरना आप मोदी से टक्कर नहीं ले सकते। मैं बार बार पिछले 10-11 साल से एक ही बात बोल रहा हूं, मोदी को हराना मुश्किल नहीं है, लेकिन हराने के लिए उसको समझना भी जरूरी है कि ये इंसान जीतता क्यों है। तो बात ये है कि मोदी जी जीतना चाहते। मैं आपको एक अलग सा एक रेफरेंस देता हूं। जी मुझे जी। एक बार प्रोग्राम में, पब्लिक प्रोग्राम में ये पूछा गया कि आपने तो 50 साल से राजनीति, पत्रकारिता की है, देखी है, लेकिन स्कूल के टाइम से आप दावा करते हो कि स्कूल के टाइम से आप पॉलिटिक्स समझने की कोशिश कर रहे हो। तो बाला साहब ठाकरे से भी बड़े नेता थे, आचार्य अत्रे, कॉमरेड डांगे, एस.एम. जोशी, नाना साहब गोरे, महाराष्ट्र में 6-7 ऐसे बड़े नेता थे। उनके सामने तो बाला साहब ठाकरे बिल्कुल छोटे लगते थे।
फिर अगर वो 6-6-7 इकट्ठा होकर गठबंधन करके भी कांग्रेस को हरा नहीं पाए थे, उनको बाला साहब ठाकरे ने कैसे हरा दिया? तो मैंने उसका, मुझे अच्छा सवाल लगा, मेरे दिमाग में उसका जवाब तैयार था, लेकिन मुझे ही मालूम नहीं था कि जवाब तैयार है। तो जवाब ये था कि जो जो कोई थे पहले, वो हर चुनाव में एक ही बात बोलते थे, कांग्रेस नालायक है, कांग्रेस निकम्मी है, कांग्रेस को हराना है। तो लोगों के मन में ये सवाल उठता था, ठीक है भैया आप बोलते हो तो कांग्रेस को हराते, फिर सरकार कौन चलाएगा? इन्होंने कभी नहीं कहा कि दे दो हमारे हाथ में अधिकार, हम सरकार बनाते, हम महाराष्ट्र चलाते। बाला साहब ठाकरे अलग थे, जिन्होंने कैंपेन चलाया कि मेरी हाथ में सत्ता दो, मैं रिमोट से सरकार चला के दिखाता हूं। और 5 साल में महाराष्ट्र एक आखिरी प्रांत था, आखिरी राज्य था जहां कांग्रेस हार गई। हर राज्य में कांग्रेस कभी ना कभी हारी थी, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं हारी थी। वो उसके बाद हारी क्योंकि लोगों को विश्वास हो गया कि हाँ, अगर हम कांग्रेस को हटाएंगे ये सरकार चलाएंगे। आज आप मुझे जवाब दीजिए, 10 साल से जो राजनीति चल रही है, मोदी को हटाओ, अरे मोदी को हटाते यार तुम क्या करोगे वो तो बताओ। क्या तुम देश चलाओगे? क्या राहुल गांधी देश चलाएगा? जो अपनी पार्टी नहीं चला पाया, जो अपनी पार्टी जो थी उसको बिगाड़ कर तहस महस करके भाग गया, इसके हाथ में देश कैसे दे दे? ये तो लोग सोचते हैं। और इसलिए जरूरी ये होता है कि मोदी जी हो या बीजेपी हो, इनको हराना मुश्किल नहीं है, लेकिन जैसे लोग सामने विपक्ष में खड़े हैं उनके लिए नामुमकिन है। इसका मतलब मोदी जी का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ऐसे मैं बिल्कुल मानता नहीं, लेकिन वो अल्टरनेटिव आना है। जैसे मोदी आने तक वाजपेयी हो, अडवाणी हो, राम मनोहर लोहिया हो, बहुत बड़े नेता हो गए, चरण सिंह वगैरह, लेकिन वो कांग्रेस को एक हाथों से हरा नहीं पाए थे, जो चमत्कार मोदी ने किया, क्योंकि वो सरकार बनाने की सोचते तक नहीं थे, सरकार चलाने की बात सोचते नहीं थे। मोदी अलग है, मोदी का मटेरियल अलग है, ये सरकार चलाना चाहते हैं, सरकार सिर्फ बनाना नहीं चाहते। और ये अगर फर्क हम समझे तो बाकी चीजें याद आती है। उसके सामने धनखड़ वगैरह जो प्रॉब्लम है, वो मुझे लगता है कि बहुत आसान प्रॉब्लम है। ऐसे गए गुजरे दाव पेच से आप जीत नहीं पाओगे। मुझे और एक बात जाते जाते आपको बोल दूं, जब 73 में पहली बार वर्ल्ड कप हुआ था, तो वर्ल्ड कप यानी लिमिटेड ओवर्स मैच थी, खेल होता था, तो आप कितनी देर पिच पर डटे रहे उससे मतलब नहीं था, आप रन्स कितने बनाते हो, आपकी विकेट नहीं गिरी उससे मतलब नहीं था। और वही गावस्कर फेल हो गए, 60 ओवर खड़े रहे लेकिन 60 रन्स तक नहीं बना पाए, वही हार का कारण बना। तो आपके दाव पेच अलग अलग गेम में अलग अलग होते हैं, अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग होते हैं। ये जो विपक्ष आज के गेम खेल रहा है पॉलिटिकल, वो सब आउटडेटेड है, ये नए जमाने के है नहीं। इनको नया जमाना आया उसका पता तक नहीं है, पता तक नहीं है। और आसान नहीं होता, मैं भी मानता हूँ। देखो मेरी उम्र 78 हो गई है और अभी भी मैं बकवास करता हूँ, बैठता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ, अपलोड करना मुझे नहीं आता। वो जिस ढंग के बच्चे समझाना चाहते समझ में आना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो अगर आउटडेटेड पॉलिसीज और मेंटालिटी लेकर आप मोदी के सामने जाओ तो मोदी कितनी लंबी सोचता है, कितनी लंबी। तो ये बात इनको समझना चाहिए, अगर मोदी से टक्कर लेना है। ये पुराने तरीके लेकर धनखड़ को कभी हाथ में पकड़ो, कभी यशवंत सिन्हा को पकड़ो, कभी अरुण शौरी को पकड़ो, ऐसे नहीं होगा। वो होता था लेकिन वो जमाना चला गया, 2000 के बाद वो जमाना चला गया। बहुत सारी बातें निकल कर के सामने आ रही हैं। शुरू में लग रहा था कि पता नहीं ये हुआ क्या है, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही जब सरकार के सूत्रों की तरफ से कुछ चीजें सामने लाई गई तो फिर पूरा देश हतप्रभ रह गया कि ये सब कैसे हुआ। सब जानते हैं कि धनखड़ जो है वो तो अननोन कहीं दबे छिपे पड़े थे, मोदी उनको लाए, गवर्नर बनाया पश्चिम बंगाल का, उसके बाद एक और उनको सम्मान दिया,
उपराष्ट्रपति बनाया देश का और राज्यसभा की जिम्मेदारी उनको सौंपी। लेकिन जो चीजें आ रही हैं वो तो बहुत चौंकाने वाली हैं कि साहब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ सरकारी दफ्तरों में मेरा भी फोटो लगे, कहीं विदेश यात्रा पर थे तो मेरा स्वीट जो है वो उससे कम थोड़ा होना चाहिए जितना प्रधानमंत्री को होटल में बुक किया जाता है। इसके अलावा राज्यसभा टीवी के संपादकों से, स्टाफ से ये कहना कि राज्यसभा टीवी तो उपराष्ट्रपति के लिए होता है, प्रधानमंत्री के लिए तो डीडी न्यूज़ है। और इसके अलावा भी इतनी सारी बातें अब निकल कर के सामने आ रही है। मेरी फ्लीट में प्रधानमंत्री से कम सुरक्षाकर्मी नहीं होने चाहिए, मेरा प्रोटोकॉल तो सेकंड है, प्रधानमंत्री का तो थर्ड है। ये सारी चीजें और अल्टीमेटली जो जो घटनाक्रम हुआ उसमें विपक्षी नेताओं के साथ मुलाकातें करना, उनके साथ बैठकें करना लंबी-लंबी, और अल्टीमेटली राज्यसभा में विपक्ष के द्वारा जस्टिस वर्मा के खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना, जबकि उनको मैसेज भेजा गया था कि सर्वसम्मति बनाई जा रही है। ये सब हुआ क्यों? क्या था दिमाग में धनखड़ के? तो देखो, एक बात होती है ना, आपका जो आपके मन में हीन भावना होती है, आप अगर अमेरिका में जाओगे तो हम तो गरीब देश से आए, हम तो भीख मंगे हैं, ये अगर आपकी मेंटेलिटी हो गई तो आप उनको पहले दिन से बड़ा मानने लगते हो। तो आप कितने बड़े हो उससे मतलब नहीं होता, आप खुद को ही छोटा मान रहे हो, वो बड़े होते भी नहीं है। तो ये हीन भावना जो होती है, तो वहां से दिखावा शुरू हो जाता है। अब हमारे उद्धव ठाकरे देखो ना, 3 साल हो गए, लेकिन वो अभी भी वो मुख्यमंत्री का जो औरा होता है उससे निकल नहीं रहे कि मैंने ये किया, पूरा महाराष्ट्र मुझे अपने फैमिली का एक प्रमुख मानता था। क्या बातें कर रहे हैं, क्या बातें। अगर इतना ये था तो लोग आपको वोट देते ना, कम से कम। आपको कैसे पता चला? लेकिन आप मान लेते हैं मैं अपनी जगह बैठा हूं, मैं वो शेख चिल्ली वगैरह जो कहानियां हैं बिल्कुल ऐसे चलते। तो इनको फिर जब लगता है कि हाँ, ये अगर सामने से, अब आपको बता दो, वो सुंदर पिचाई वगैरह किसी के माँ की पर्स वगैरह गिरी थी तो मोदी ने उठा कर दे दी, या किसी के बुजुर्ग महिला के पैर छूते हैं, किसी बड़े बुजुर्ग को, मुझे याद है अर्जन सिंह, अभी वो हयात नहीं है, अर्जन सिंह जो बहुत बड़े एयर मार्शल उनको थे, एयर चीफ मार्शल, तो वो एक प्रोग्राम में आए थे, तो एज अ प्रोटोकॉल उनको खड़ा होकर सलामी देना था, तो मोदी जी ने उनको रोका। वो गुस्सा हो गए अर्जन सिंह, बोले नहीं, ये मेरा अधिकार है देश के प्राइम मिनिस्टर को सलामी देना, मैं खड़ा रहूंगा। लेकिन वो खड़े रहने गए तो उनको रोकने की कोशिश की मोदी ने, कि उनको रोककर या उनके पैर छूकर मोदी जी छोटे नहीं होते। ये उनको मालूम है मैं प्राइम मिनिस्टर हूं तो मरा हूं, वो दिखाने की जरूरत नहीं होती। जब कनाडा से वापस आते वक्त ट्रंप ने उनको कॉल किया, आते आते आ जाओ, यहाँ चाय पियेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो बोले नहीं आऊंगा, मेरा प्रोग्राम तय है। तो दिखाने का तरीका है, तू जितना समझता है उतना छोटा मैं नहीं हूं। सही है। अगर अगर ये भावना उपराष्ट्रपति होकर भी इनके मन में खुद के लिए हीन भावना है, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, जो दूसरे की निंदा करता है ना, उसके मन में वो खुद का तिरस्कार पहले करता है कि मैं उससे छोटा क्यों हूं, मैं उससे हीन क्यों हूं। ये अपनी हीन भावना है, फिर उसका रिफ्लेक्शन करके वो उसको गाली देता है, वो खुद को गाली देता है, मैं छोटा क्यों, मैं क्यों नहीं बड़ा हूं। ये जो हीन भावना है ना, इससे मैं फिर मेरा प्रोटोकॉल ये होना चाहिए, सिक्योरिटी इतनी होनी चाहिए, स्वीट इतना बड़ा होना चाहिए, ये सब चीजें बाद में आती। वरना आप जहां बैठोगे, अरे मोदी जहां जाते हैं वहां डायस्पोरा खड़ा हो जाता है उनको मोदी मोदी करने के लिए, या कोई लैटिन अमेरिका का कोई प्रेसिडेंट है, वो उनको उनके पैरों पर सर रखता है। तो क्यों रखता है? वो क्या प्रोटोकॉल होता है?
नहीं होता है ना। कोई लड़की है, कोई डिप्लोमेट है, कहीं पैर छूती है, क्यों छूती है? मोदी तो उनको रोकते हैं, मोदी रोकते हैं उनको, क्योंकि उसके पैर छूने से मोदी बड़े नहीं होते, ये मोदी जी को मालूम है। 10 लोग मेरे पैर छुएंगे इसलिए मैं बड़ा नहीं होता। हमारे मराठी में एक बड़ी बढ़िया संत थे नामदेव, जो आगे चलकर पंजाब वगैरह गए थे, गुरु ग्रंथ साहिब में उनकी कविताएं है, तो उनके बारे में कहानी बढ़िया है। वो एक कोई बड़े संत थे, वो बहुत संतों का मेला बैठा था, तो सर पर हाथ मारकर देखते थे, तो उन्होंने नामदेव को बोला, तेरी मटकी अभी पक्की नहीं है, कच्ची है। तो बोले क्यों? बोले तेरा कोई गुरु नहीं है। तो बोले कैसे गुरु करूं? तो बोले अमुक अमुक जगह जहां वहां तेरा गुरु बैठा है उस मंदिर में। तो विसोबा खेचर नाम के एक संत थे, वो वहां बैठे थे, मंदिर में गए, ये देखते कि भोलानाथ की पिंडी पर पैर रखकर बैठे, सोए, और पैर कहाँ रखे? भोलानाथ की पिंडी पर। तो नामदेव हैरान हो गए, बोले ये क्या तरीका है, ये क्या तरीका है, भगवान के सर पर पैर रखकर बैठे हो? तो विसोबा खेचर बोले, माफ करना बच्चे, तू ही उठाकर, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, हटा ले। ये हटा ले तो वहां से एक पिंड निकल कर आती है, जहां जहां खिसकाएंगे पैर वहां से पिंड निकल कर आती है। तब उनको पता चला कि मैं जो ऊंच नीच कर रहा हूं वो गलत है। पैर कहां रखे है उससे इनकी ताकत बढ़ती नहीं, ना सामने वाले की कम होती है। ये पहला पार्ट था। तो जिसको ये मालूम ही नहीं है, वो अपना मैं कितना बड़ा हूं ये दिखावा करना चाहता है, और उसमें वो फंस गए। केजरीवाल थे ना, आपके हाथ में जितना अधिकार है उससे काम कर सकते थे, शीला दीक्षित ने किया है, मदनलाल खुराना ने किया था। तो पूरा राज्य चाहिए, अधिकार चाहिए, होम मिनिस्ट्री चाहिए, क्यों रो रहे थे? आपका सवाल आपके हाथ में कितना है? वही डीआरडीओ है, वही इसरो है, वो लेकर मोदी जी चल रहे, और दुनिया को 10 साल में कहां से कहां लेके गए कि पूरी दुनिया हैरान परेशान है। ये भारत ने कुछ घंटों में क्या कर दिखाया, अमेरिका और चाइना के हथियार भी निष्काम कर दिए। तो क्या था सही हाथ बात। में? करोड़ों डॉलर नहीं थे, ना साइंटिस्ट थे, वही संस्थाएं थी। तो सवाल यह है कि तुमको लोगों ने मानना चाहिए। अगर ये नहीं समझे तो उम्र बढ़ने से क्या होता है? उम्र बढ़ने से कोई भी बूढ़ा हो जाता है, और बूढ़ा बुजुर्ग हुआ इसलिए ज्ञानी नहीं होता। मुझे बोलने नहीं दिया जाता, मुझसे डरते हैं, मुझको देखकर देखो भाग गए, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, मेरा माइक बंद कर दिया, मैं एलओपी हूँ, मेरा हक बनता है, मुझे इज्जत नहीं दी जा रही है, मुझे बताया नहीं जा रहा है, ये सब डायलॉग। हे राहुल गांधी के, वो तो चलता रहता है, वो तो चलता रहता। तो मैंने यही तो बोला ना, आप किसी पद पर हो इससे कोई बड़ा नहीं होता। देखो, एकनाथ शिंदे, उनका मुख्यमंत्री पद गया, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया, उद्धव ठाकरे ने कितना मजाक उड़ाया, फिर भी पिछले 6-7 महीने में उनको छोड़कर एकनाथ के पास लोग आ रहे हैं ना। क्यों आ रहे हैं? देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री थे, फिर से मुख्यमंत्री बन गए। तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया, आप लोग कितनी भी कालाकांडी करो कुछ फायदा नहीं, हम टीम बनकर काम कर रहे हैं। ठीक है, आज ये बैठा है, कल वो बैठेगा, लेकिन हमको काम महाराष्ट्र की जनता के लिए करना है। तो कौन कहां बैठा है उससे कोई बड़ा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। तो ये अगर नहीं समझोगे तो मुझे अरे बोलने की जरूरत नहीं, एक शब्द बोलो, उससे दुनिया बदल जाएगी। आपको आपको एक बात, एक मजेदार बात बोल दूं कि महात्मा गांधी को जब अरेस्ट किया जाता था तो बड़े जेल में या कहीं बंगले में बंद किया जाता था, नजर कैद किया जाता था। तो आज के गांधीवादी एक बात भूल गए कि गांधी सिर्फ उपोषण नहीं करते थे, उपोषण नहीं करते थे, उसके साथ वो मौन धारण करते थे। और ब्रिटिश सरकार उनकी सेहत को नहीं डरती थी।
अगर ये मौन छोड़कर कुछ बोल गए तो दुनिया, भारत जलने लगेगा, ये डर था। तो बोलना जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आप कब बोलोगे वो इंपॉर्टेंट होता है। और कितना बोलोगे। अगर आप रिपीटेडली बोलते रहोगे तो उसकी, अब देखो मुझे याद है एक हमारा निखिल वागड़े, वो बाला साहब के खिलाफ बहुत लिखता था, उनका इंटरव्यू लेने गया और इंटरव्यू में बोलता है कि आप बहुत गाली गलौज करते, मुझे गाली दो। तो बाला साहब बोले, अरे गाली ऐसी नहीं होती भैया, वो अपने आप निकल आती है, तय करके मैं किसको गाली नहीं दे सकता। गाली का मतलब गुस्सा कम से कम शब्दों में निकालना, उसका मतलब गाली होता है। तो तू बोलेगा इसलिए मैं गाली नहीं दे सकता, वो अपने आप निकलती है। तो आपको जो बोलना है वो अगर प्रभावी करना है, आपको याद है जो राज्यसभा में पहले टर्म में मोदी जी भाषण कर रहे थे और रेणुका चौधरी हा 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 करके हंस पड़ी थी, हाँ। तो मोदी जी ने क्या उसको जवाब दिया? नहीं बोला। उल्टा वेंकैया नायडू जो सभापति बने बैठे थे उनको बोला, हंसने दो अध्यक्ष महाराज, रामायण के बाद ऐसी हंसी कहां सुनी। तो जो बोले थे वो सही जगह पहुंचा। दुनिया वालों को इन शब्दों में आप छपे हुए शब्द देखो या बोले हुए शब्द देखो, उसमें कोई तो हार्मफुल दिखाई नहीं देता, लेकिन जहां बाण लगना था वो लगा, जख्म तो हो गए, होना था उसको घायल होना पड़ा, चुप बैठना पड़ा। तो ये होता है, अरे तुमको बोलने को बहुत अवसर दिया, लेकिन अगर जिस पटाखे का आवाज तक नहीं निकलता वही पटाखे लगाते बैठे हो तो कितना भी टाइम देने से फर्क क्या पड़ता है। भाव ये जो तमाशे हर हाँ, और संसद एक बात और बोल दूं, ये जो माइक बंद करते उसकी याद दिला दूं, बहुत पुरानी बात है, 50 साल पुराना, कोई मुंबई का ब्रेवॉर स्टेडियम है, वहां फिल्मी सितारों का ऑर्केस्ट्रा था और अचानक उस समय का जो टेक्नोलॉजी थी, तो अचानक क्या हो गया कि लता मंगेशकर जो गा रही थी वो माइक बंद हुआ, तो उसने गाना नहीं रोका, वो चलते चलते दूसरे माइक तक चली गई और गाना कंटिन्यू किया। तो माइक बंद करने से कुछ नहीं होता, लोगों को पकड़ के रखने की आवाज में दम था उनके। तो माइक बंद करने से अगर लता मंगेशकर की आवाज बंद नहीं होती तो राहुल गांधी किस झाड़ की पत्ती है, किस खेत की मोदी है। नहीं, बात ये है कि आपको कितने लोग सीरियसली ले रहे हैं, क्योंकि सबको अब पूरे देश में सबको पता लग गया है कि हर संसद सत्र में ये शुरू के कई दिन तमाशा बनाएंगे, प्ले कार्ड लेंगे, प्ले कार्ड पर लिखे हुए शब्द बदलेंगे, मुद्दे बदलेंगे। इनकी ड्रेस कोड भी अब तय हो गई है, किसी दिन काले कपड़े, किसी दिन काले दुपट्टे, ये सब डाल करके ये पहुंचते हैं। तो लोगों ने सीरियसली लेना बंद कर दिया है इनको भाव। हम बिल्कुल, हमारे मराठी में एक कहावत है, सदा मरे त्याला कौन रडे, यानी जो हर दिन मरता है उसके लिए कौन रोएगा। आपने देखा होगा अपने रिश्ते में, परिवार में, कहीं अगर दीर्घकालीन बीमारी जिस इंसान की होती है हमारे घर में, तो उसके लिए आहिस्ते आहिस्ते रोना धोना, जो पहले 2-4 दिन, 10-15 दिन, 2 महीने चिंता होती है, वो आहिस्ते आहिस्ते कम हो जाती है, क्योंकि हर दिन का रोना है। तो कौन रोते बैठा, बाकी जिंदगी है ना। तो ये भूल जाते हैं कि आप हर दिन वही वही करते रहोगे। अब देखो, आप हो या मैं हूं, हम अगर एक दिन किचन में चले गए, चलो रोटियां पकाते, अरे तवे को हाथ लगाए तो चलने से डर जाते हैं हम, फूक बिल्कुल। फूक पर वो रोटी उठा। लेकिन हमारे घर की महिलाएं इतनी आराम से वो भाप निकलने वाली रोटी भी उठाकर पलटती है, उनको क्यों नहीं डर लगता? क्योंकि उनके हाथ भी जलते हैं, लेकिन उसकी वेदनाएं, यातनाएं वो हाथ भूल गए। तो आपको अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट रखनी है तो उसका इंपॉर्टेंस रखना जरूरी है, वरना तो गिर जाती है चीजें। पत्थर भी गिर जाते हैं, किले हो, मंदिर हो, हम देखते हैं हजारों साल से पुराने हैं, उनकी सीढ़ियां भी पत्थर की है, लेकिन घिस घिस कर निकल जाती है। जितने लाखों लोग उस पर निकल जाते हैं तो पत्थर को जूता भी घिसकर
चिकना कर देता है। तो इनको ये समझ में आना चाहिए कि क्या मैं इंपॉर्टेंट कोई बात कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। अगर नहीं कर रहा हूं तो नहीं बोलना चाहिए। कहाँ बोलना है, क्या बोलना है, इसकी ही जानकारी जिसको नहीं, और उनका तरीका देखो। ये जो दिखावा करते हैं उससे शब्द मारे जाते हैं, शब्द मारे जाते हैं। दिलीप कुमार हो, अमिताभ बच्चन हो, उनको देखो, वो एक्टिंग ही करते हैं, लेकिन जिस ढंग से जो डायलॉग की डिलीवरी करते हैं, वो शब्दों को वजन आ जाता है। हम वो डायलॉग पढ़े या हम बोले और अमिताभ बोले तो फर्क पड़ता है ना, फर्क पड़ता बिल्कुल। है ना। तो ये अगर इनकी समझ में नहीं है तो इनको भाषण और लोगों को शब्दों से मुझे एक बहुत जाने दो का फिल्म की कहानी यहाँ नहीं बताऊंगा, लेकिन शब्दों का इंपॉर्टेंस कितना होता है मुझे। और एक, हाँ, एक शब्द, जब इमरजेंसी इमरजेंसी लगी थी तो मुझे याद है, उस समय की बात है, इंदिरा गांधी का चुनाव इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कैंसिल कर दिया था। तो दुनिया की नजर थी उस पर। तो टेलीप्रिंटर पर जो पहली खबर आई उस दिन 12 जून 1975, तारीख याद है मुझे, 12 जून 1975 की बात। और टेलीप्रिंटर खड़खड़ 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 हो गया, फ्लैश फ्लैश फ्लैश, स्नैप स्नैप वो स्नैप। एक वर्ड आया था, सिर्फ एक एक वर्ड आया था, दो तीन नहीं, सिर्फ एक वर्ड, अनसीटेड। क्योंकि रेफरेंस संपादकों के, पत्रकारों के दिमाग में था, इंदिरा बिल्कुल। गांधी का चुनाव कैंसल हो गया, अनसीटेड, एक वर्ड आ गया। और मुझे आज भी याद है उस दिन का जो मुंबई में अंग्रेजी इवनिंगर था, इवनिंग न्यूज ऑफ इंडिया, उन्होंने सिर्फ वही वर्ड 5 कॉलम में बड़े टाइप में डाला था, अनसीटेड। तो कितना बोलते हो उससे मतलब नहीं होता, क्या बोल रहे हो, वो संदर्भ से, रेफरेंस से है या नहीं। अगर रेफरेंस से नहीं है तो बहुत सारा कुछ बोलो, कुछ भी नहीं। हमारे मराठी में कहा जाता है, रात्रभर ऐकली गीता कालचा गोंधळ बरा होता, यानी रात भर गीता पर प्रवचन सुना और उस गंवार को पूछा सुबह, अरे रात भर क्या चल रहा था, बोला एक नौटंकी चल रही थी, बढ़िया थी। यानी गीता और नौटंकी, उसका फर्क ही उसको मालूम नहीं। तो कितना बोलोगे उससे मतलब नहीं है, उस बोलने का कुछ मायने है कि नहीं। भाऊ, आपने एक ऐसा ऐसा उदाहरण दिया अभी कि नौटंकी और उसमें उसको अंतर नहीं पता था। राहुल गांधी को कौन सा पता था कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नाच गाना नहीं हो रहा था। ये नाच गाना बता रहे थे कि वहां पे नाच गाना हो रहा था। ऐश्वर्या तो रहना। हाँ, जबकि ऐश्वर्या वहां थी भी नहीं। भाऊ, ये क्या अभी तक भी मोदी को नहीं समझ पाए हैं? वो 13.5 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके, 11 साल से ऊपर अब एज प्राइम मिनिस्टर हो गया। ये मांग कर रहे थे कि मोदी को बोलना चाहिए पहलगाम जेनोसाइड पर और ऑपरेशन सिंदूर पर, और ये कह रहे थे कि सब्स्टिट्यूट नहीं चलेगा, मोदी जी को खुद बोलना चाहिए। और मोदी जी अब राज्यसभा में हस्तक्षेप करने वाले हैं, बोलने वाले हैं। और जब मोदी जी बोलते हैं तो सब ये जानते हैं निकल कि जाते। कितनी कितनी तैयारी के साथ आते हैं वो। ये सुन नहीं पाते हैं, भाग खड़े होते हैं। तो वो तो केवल पहलगाम या आतंकवाद या नक्सलवाद या ऑपरेशन सिंदूर पर बोलेंगे नहीं, जब बोलेंगे वो तो इनके कच्चे चिट्ठे खोलेंगे सारे, और ये सुन नहीं पाएंगे, भाग खड़े होंगे। तो आ बैल मुझे मार। बिल्कुल नहीं। देखो, एक बात होती है ना, ये हम नाके पर जो गवार लड़के खड़े होते हैं, टपोरी खड़े होते हैं, वो लड़की को छेड़ते, इससे ज्यादा राहुल गांधी कुछ भी नहीं कर रहे ना, विपक्ष इससे ज्यादा कुछ कर रहा है। हम जो रोड रोमियो बोलते हैं, नाके पर नुक्कड़ पर खड़ा होकर आज आने जाने वाली लड़कियों को छेड़ते हैं, और जब उसी में से कोई लड़की उठकर जूता फेंक कर मारती है तो मैं पीड़ित हूं, मैं विक्टिम हूं करके चिल्लाना शुरू करते। इससे आज का विपक्ष थोड़ा भी अलग नहीं है। अगर ये सिनेरियो आप समझ लो
तो आपको पता चलेगा इनका फेल्योर कहाँ है। राहुल गांधी को इसको बोलना चाहिए उनको, अरे बात यह है कि आपको सरकार जवाब दे रही है, आप सब समझो और उसमें जो खामियां है वो निकालो, सरकार को कॉर्नर करो, ये अपोजिशन का काम होता है। एक समय था, मुझे याद है लोहिया जी का एक भाषण था जो नेहरू जी ने उस वक्त बजट पेश किया था, और हर इंसान का, भारतीय का हर दिन का इनकम जो है वो 15 आना है सर, बोला था कि पर डे पर पर्सन इनकम कितना है, तो 15 आना है। तो लोहिया जी ने वही बजट उठाकर, वही आंकड़े उठाकर बोला था कि 15 आना नहीं 3 आना है, और वो बड़ा वो डिबेट माना जाता है, 3 आना बनाम 15 आना। और एक बात याद है, रेलवे बजट पर जब लोहिया जी बोले थे इस देश में एक भी गाड़ी किसी भी स्टेशन पर कभी भी समय पर नहीं आती किसी भी दिन, तो उसको जवाब तक नहीं दिया। पूरी की पूरी जो ट्रेन का टाइम टेबल था वो 2 घंटे से लेकर 12 घंटे तक लंबा कर दिया। ये ताकत होती थी अपोजिशन की। और उस वक्त याद होगा आपको, उस वक्त एलओपी नहीं हुआ करता था, क्योंकि किसी भी पार्टी के 50 से ज्यादा मेंबर नहीं चुनकर आते थे। पहली बार लोकसभा में एलओपी बना, उसका नाम राम सुभग सिंह है, जो कांग्रेस टूटकर कांग्रेस ओ बनी थी, उसके लीडर करके उनको लीडर ऑफ अपोजिशन का रिकॉग्निशन मिला था। उसके पहले लोकसभा में अपोजिशन लीडर ही नहीं था, लेकिन फिर भी अपोजिशन इतना तगड़ा था कि उसको सरकार डरती थी। अगर ये इतिहास ही जिसको मालूम नहीं है, ना अपनी पार्टी का ना देश के पॉलिटिक्स का, उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? उनसे कुछ एक्सपेक्ट मत करो, टाइम पास चल रहा है, एंजॉय करो, मजा हो रही है। और आखिर में ये जरूर जानना चाहूंगा भाऊ, अभी तो बिहार को लेकर के छाती पीट रहे थे ये लोग, पटना विधानसभा से लेकर के देश की संसद तक में प्रदर्शन कर रहे थे रोज रोज, एसआईआर नहीं चाहिए। अब तो चुनाव आयोग ने कह दिया कि पूरे देश में होगा, अब क्या करेंगे? और ममता बनर्जी जो कह रही थी कि पश्चिम बंगाल में नहीं होने दूंगी, नहीं होने देंगी तो जाएंगी। नहीं देखिए, ये एक बात होती है ना, हमें एक बात समझना भी जरूरी है कि हमेशा जो शैतान होता है वो अपना जो मौत है, अपना जो खात्मा है, वो इनवाइट करता है, वो इनवाइट करता है। सर्टन जगह जाकर रुक जाए तो अगली कार्रवाई शायद खत्म हो सकती है, लेकिन वो होने नहीं देता। वो खत्म होने तक वो आपको छेड़ता रहेगा और खुद को मोक्ष आपके हाथों ही पाएगा। ये खासियत होती है जो शैतान होते हैं। और हर शैतान के लिए कोई मसीहा तो पैदा होता है। संभवामि युगे युगे का मतलब क्या है कि कोई शैतान होगा जो पूरी दुनिया की मानव जाति का जीवन तहस महस करने की सिचुएशन लाएगा, तो जो भगवान होता है उसका अवतार लेना पड़ता है। तो ये हम दुनिया के स्तर पर, मानवता के स्तर पर देखते हो तो ये तो जिंदगी में छोटी छोटी बातों पर आ जाता है ना। पुलिस भी किसी को अगर उठाकर पीट पीट कर, अब बुलडोजर बाबा बोल रहे हो, ये हालत किसने बनाई? अचानक योगी आए नहीं, क्योंकि योगी जी को मालूम है मैं जितना ये करूंगा लोग उतना पसंद करेंगे, लोग तंग आ चुके हैं, क्योंकि हम अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, चला हमको तरीके से जीने तक नहीं दोगे तो नहीं चलेगा। तो ऐसे हुकुम शाह को लोग स्वागत करते। जग में जहां जहां हमने तानाशाह आए हुए देखे, उसका कारण नालायक डेमोक्रेसी होती है। डेमोक्रेसी जब नालायक होती है तो पहली बार शैतान पैदा होता है, और उसको खत्म करने के लिए बाद में भगवान अवतार लेते हैं। ये जो मुहिम शुरू हुई है ये क्या रंग दिखाएगी, और देश विरोधी जितने भी हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो शिफ्ट हो चुके हैं, उनके नाम मतदाता सूची से क्यों ना काटे जाएं, इसका कोई जवाब इनके पास नहीं है।
भाऊ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े नमस्कार। और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपने चर्चा की। थैंक यू सो मच। ओके। नमस्कार।